हमने इससे पिछली वीडियो में कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़े थे बाय ग्लेशियर्स। आज हम बाकी के बचे हुए इरोजनल लैंडफॉर्म्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं एफ जोर्ड से। एफ जोर्ड, सबमर्ज्ड ग्लेशियर वैली इज़ नोन एज एफ जोर्ड। मतलब कि जो ग्लेशियर वैली सबमर्ज्ड होती है, मतलब डूबी हुई कह सकते हो या ढकी हुई, तो उस ग्लेशियर वैली को क्या कहते हैं? हम एफ जोर्ड कहते हैं। ठीक है, आप इसको एफ जोर्ड पढ़ सकते हो या फिर जॉर्ड्स पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इसमें आता है दीज आर जियोमॉर्फिक फीचर्स डेवलप्ड एट और नियर द कोस्ट वेयर द मरीन वाटर एंटर्स इनलैंड थ्रू द ओवरस्टेप्ड ग्लेशियर वैली विद हाई वॉल्ड रॉक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो सबमर्ज्ड ग्लेशियर वैली है, ये एक ऐसी जियोग्राफिकल फीचर है जो कि या तो कोस्ट पे बनती हैं या फिर कोस्ट के पास बनती हैं। मरीन वाटर जो होता है वो इन ग्लेशियर वैलीज़ में एंटर कर जाता है विद दी हाई वॉल्ड रॉक्स। ठीक है ना, मतलब बड़ी बड़ी रॉक्स के संग मरीन वाटर भी इस ग्लेशियर वैली में एंटर कर जाता है। एफ जोर्ड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू हाई लैटिट्यूड वेयर ग्लेशियर्स एग्जिस्टेड एट द लो एलिवेशन सच एज अलास्का, वेस्टर्न कनाडा। तो एफ जोर्ड्स जो होते हैं वो हायर लैटिट्यूड्स में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो कहाँ बनते हैं? जहाँ पे ग्लेशियर्स जो होते हैं लोअर एलिवेशंस पे होते हैं, वहाँ पर एफ जोर्ड्स का क्रिएशन होता है, जैसे कि अलास्का और वेस्टर्न कनाडा। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। ये है हमारे पास रॉशे माउंटेन्स। रॉशे माउंटेनीज में क्या है? दीज कंसिस्ट ऑफ एसिमेट्रिक माउंट्स ऑफ रॉक्स ऑफ वेरिंग साइजेस विद द ग्रेजुअल स्मूथ अब्रेडेड स्लोप called stoss side on the one side and the steep rougher slope on the other side which is known as lee side। मतलब कि इसमें क्या आता है आपका, ये नॉर्मल रॉक्स होते हैं, रॉक्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं, जिसकी एक साइड जो होती है वो स्मूथ होती है, अब्रेडेड होती है, जिसको स्टॉस साइड कहते हैं, और जो दूसरी साइड होती है वो थोड़ी रफ होती है और स्टीपर होती है, उसे हम ली साइड कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल माउंटेन्स ही होते हैं, बस आपको स्टॉस साइड और ली साइड का थोड़ा सा याद रखना है। तो रोशे माउंटेनीज में आप थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दो साइड्स होती है। पहला साइड जो होती है वो स्मूथ अब्रेडेड स्लोप होता है, जिसको स्टॉस साइड कहते हैं, और दूसरी साइड जो होती है वो स्टीप रफर स्लोप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ली साइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रैग एंड टेल। क्रैग एंड टेल में क्या है आपका? These are formed when hard vertical rocks such as dike obstruct the moving passage. Crag faces the boldly in the direction from which glacier ice advances. तो ये कैसे बनते हैं? जैसे ग्लेशियर वैली फ्लो हो रही है आपकी, तो बीच में एक वर्टिकल रॉक आ जाए तो उसके पाथ को क्या कर दे? ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, मतलब रोक दे उसके पाथ को, तो क्रैक क्रिएट होते हैं। क्रैक जो होते हैं वो अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन। Tail is formed as a gentle slope on the opposite side where the sediment are protected because of the crack's obstruction। ठीक है, मतलब कि क्रैक का ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, देखिए इट्स लाइक अ वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल की तरह। मान लीजिए ग्लेशियर वैली, अब ग्लेशियर वैली की क्या हुआ, ये वर्टिकल रॉक से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। वर्टिकल रॉक से ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से कहीं कहीं पे जगह होने की वजह से एक स्टीप स्लोप बना के ये फ्लो कर रही है। ठीक है ना, स्टीप स्लोप बना के अदर साइड पे मान लीजिए कहीं कहीं जगह रही, और तो सेडिमेंट्स यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, फ्लो होके यहीं पर प्रोटेक्टेड रह रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सेडिमेंट्स, और यहाँ पर आके जो है वैली वो कंटिन्यू हो रही है फ्लो करना। तो क्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, सेडिमेंट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये था आपका क्रैक और टेल। अब आता है ग्लेशियर टेबल। ग्लेशियर टेबल में क्या है आपका, इफ़ द सैंड और द रॉक पेबल्स फॉल्स ऑन सम पार्ट ऑफ द ग्लेशियर they protect the glacial ice from melting। ठीक है, so the sometime huge block of ice are seen standing in the glacier fields। they stand over the pedestal of snow and is known as glacial table। देखिए इसमें आपका ये है कि जब ग्लेशियर के किसी पार्ट पे सैंड या फिर रॉक आ जाती है तो उसके अंदर की जो आइस होती है उसे मेल्ट करने से वो बचाती है। ठीक है, मेल्ट करने से बचाती है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस जो होती है वो हमें देखे जाने को मिलती है, जो कि ग्लेशियर फील्ड्स पे होती है। ठीक है, अब पेडिस्टल स्नो फ्लो की वजह से क्या होता है, ये वाटर टेबल्स क्रिएट होती हैं। अब वो किस पे होती है, मतलब पेडिस्टल ऑफ स्नो जो है उस पर
स्टैंड करती हैं, जिसकी वजह से उसको ग्लेशियर टेबल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम केटल्स पे। केटल्स आपका होता है आइस ऑफ ग्लेशियर्स इज समटाइम्स बरीड अंडर द ग्लेशियल ड्रिफ्ट। आफ्टर सम टाइम आइस मेल्ट्स एंड कोलैप्स of the roof takes place, giving rise to the basin-like depression which are called kettle। अब जब आइस जो होती है, ग्लेशियर्स की जो आइस होती है, वो कभी कभी ग्लेशियल ड्रिफ्ट की वजह से धंस जाती है या फिर बरीड हो जाती है। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, वही आइस मेल्ट हो जाती है एंड इट कोलैप्स विद द रूफ, एंड कोलैप्स करके क्या, इट गिव्स राइज टू द डिप्रेशन विच इज़ नोन एज केटल। ठीक है ना, क्या होता है फिर उस डिप्रेशन, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है उसके कोलैप्स होने की वजह से, उसको हम केटल कहते हैं। फिर आता है आपका ग्लेशियर मरीन ड्रिफ्ट। इट इज़ अ ग्लेशियल डिपॉजिट विच फॉर्म्स व्हेन द ग्लेशियर रीचेस टू एन ओशियन और अ लेक। ये एक ऐसा ग्लेशियल डिपॉजिट है जो कि तब बनता है जब ग्लेशियर जो है वो ओशियंस या फिर लेक्स पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे ड्रेन ऑफ होने के लिए। स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट आर डिपॉजिटेड लेफ्ट बाय द स्ट्रीम एंड लेयर्ड अकॉर्डिंग टू साइजेस। Till are the unsorted or the unlayered drift deposit directly by the glacier ice। अब इसमें क्या है आपका कि जो स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट है, मतलब नॉर्मल ड्रिफ्ट की बात करी गई यहाँ पर, जो ड्रिफ्ट है आपका वो डिपॉजिट कर देता है। दे आर डिपॉजिट्स लेफ्ट बाय द स्ट्रीम और पूल्स ऑफ ग्लेशियर मेल्ट वाटर। जो ग्लेशियर का जो मेल्टेड वाटर है उस पर जमा हो जाती हैं। ओके, दैट आर सॉर्टेड और लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द साइजेस। और ये क्या होती हैं, कोई कुछ सॉर्टेड होती हैं और साइजेस के अकॉर्डिंग लेयर्ड भी होती हैं। ठीक है, टिल आर अनसॉर्टेड एंड अनलेयर्ड ड्रिफ्ट डिपॉजिट डायरेक्टली ऑन द ग्लेशियर आइस। देन जब अनसॉर्टेड होती हैं और अनलेयर्ड होती हैं तो वो किस पे डिपॉजिट हो जाती हैं, ग्लेशियर आइस पे डिपॉजिट हो जाती हैं। तो ये था ग्लेशियो मरीन ड्रिफ्ट, मतलब कि जब लेक्स और ओशंस के पास पहुंचते पहुंचते एक ग्लेशियर ड्रिफ्ट हो या एक स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट हो। ठीक है, तो ये था आपका सारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स। यहाँ पर आपके ये देखिए ली साइड ये रही और स्टॉस साइड ये रही। स्टॉस साइड क्या था, स्टीप साइड थी। ली साइड क्या थी, थोड़ी उबड़ खाबड़, मतलब रफ साइड थी। अब यहाँ पर क्रैग और टेल देखिए, यहाँ पर ग्लेशियर वेरी फ्लो हो रही है, बीच में वर्टिकल रॉक आ गई क्रैग और फिर फ्लो कर रही है कंटिन्यूसली, तो हो गई टेल। इज इट क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ट्रैक्शन, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ट्रैक्शन क्या होता है, रबिंग एक्शन। नेक्स्ट, regression is meant by the melting of ice under the pressure and the subsequent freezing। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, रेगुलेशन का मतलब होता है कि आइस का मेल्ट हो जाना अंडर प्रेशर के कंट्रोल में। जब आइस आती है, जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और फ्रीजिंग होने की वजह से आइस का क्या होता है, मेल्टिंग होने लगती है। ठीक है, एवलांचेस आर द मासेस ऑफ आइस फ्लोइंग डाउन होल विद ग्रेट रैपिडिटी। एवलांचेस क्या होते हैं, वो बड़े बड़े मासेस होते हैं आइस के जो कि नीचे फ्लो कर रहे होते हैं because of the action of gravity। Sometimes the glacier reaches to the sea and its part breaks and start flowing in water। Such floating masses of ice are known as icebergs। अब जो नॉर्मल फ्लोटिंग मासेस होते हैं जो कि डाउन हिल फ्लो नहीं करते हैं, नॉर्मल अपने ग्लेशियर वैली में ही फ्लो करते हैं या फिर ओशियन में या फिर सीज में फ्लो करते हैं, उनको क्या कहते हैं, आइसबर्ग्स। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब आगे आने वाली वीडियो में हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे by the glaciers। This is all for today's video। Thank you for watching this video।